तो होमवर्क डिस्कस करते हैं पर है ना। चल क्यों नहीं रहा है? हेलो 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 हेलो। तो शीट से स्टार्ट करते हैं पर है ना। सीक्वेंस की शीट एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। कौन सा है इसमें? कौन सा? E2। E2 में कोई डाउट हो? E2 में देखो, अगर अपन सिस्टमेटिकली निकालेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें सम निकालना है एन टर्म्स का। हमें सम एन टर्म्स का निकालना है और उसमें जीपी बन रही है, लेकिन जीपी के साथ में टर्म्स हैं वो शायद एपी के अंदर नहीं है। उनका डिफरेंस लेकिन किस में आ रहा है? एपी के अंदर आ रहा है। तो तरीका तो वही रहेगा कि हम जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और शिफ्ट करके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन हमें सिंस सम निकालना है एन टर्म्स का, तो हमें पहले उस सीरीज का nth टर्म लिखना पड़ेगा। और अगर मैं उस सीरीज का nth टर्म लिखूंगा तो कोई भी एक बच्चा हो पूरी क्लास में जो उसका nth टर्म लिख के बता सके मुझे। बताओ आप। आप बताइए। तो की पावर n। तो ये निकाला किसे हमने? ये कैसे निकाला हम भाई? नीचे तो मुझे दिख गया, नीचे जीपी दिख रही है ना, उसका nth टर्म लिखना तो आसान है। फर्स्ट टर्म के अंदर 2 है तो 2 की पावर 1, सेकंड में 2 की पावर 2, थर्ड में 2 की पावर 3, तो n में क्या आ जाएगा? 2 की पावर n आ जाएगा। अब ऊपर वाले का कैसे निकाला? कैसे मतलब कैसे सोच के निकाला या कैलकुलेट करके निकाला? सोच के निकाला। सोच के कैसे भाई? 2 की पावर 1 -1 लिखा हुआ है, वो 1 लिखा हुआ है 2 की पावर 1 -1, 3 लिखा हुआ है 2 की पावर 2 -1, 7 लिखा हुआ है 2 की पावर 3 -1। अगर ऐसे सोच के निकाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और एक बार अगर मैंने जनरल टर्म निकाल लिया तो उसके बाद वो जो रूल है, कल आप क्लास में नहीं आए थे, आपके आगे। हाँ, आपने जगह चेंज कर ली यार आज। आप बैठते यहाँ हो, आज आपने जगह चेंज कर ली। सर को धोखा दे दूंगा मैं आज, है ना। कल क्यों नहीं आया था बताओ? खड़े हो आप। क्या कहते थे? बारिश हो रही थी तो आप मिट्टी के बने हुए हो, क्या आप बारिश में बह जाते? रेजिडेंस से छाता दे रखा है आपको। बिल्कुल, कितना खर्चा होता है देखो इंस्टीट्यूट का। आप आपसे फीस लेते हैं लेकिन आपका ध्यान भी रखते हैं। छाता दे रखा है आपको, छाते में आ जाओ आराम से। कितनी दूर रहते हो यहाँ से? कहाँ रहते हो आप? तलवंडी तो पास में ही है मेरा। तलवंडी तो पास में, ऑटो वाले को दे देते आप तो 5 रुपए ज्यादा देते। अगर पढ़ाई करने का जज्बा हमारे अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत क्लास में आने से नहीं रोक सकती अपने। दुनिया की कोई ताकत क्लास में आने से नहीं रोक सकती अपने। पर इच्छा ही नहीं हो कि भाई आज तो मौसम हो गया बारिश का, अब पढ़ना तो जिंदगी भर है। बारिश पता नहीं जिंदगी भर आया नहीं आया। बारिश का मजा लेना हो तो बात अलग है। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है एक्चुअली ना। पेरेंट्स ने नहीं कहा आप अकेले रहते हो हॉस्टल में कि पेरेंट्स रहते हैं साथ में? भैया रहते हैं, उन्होंने नहीं कहा मैं छोड़ देता हूँ? उन्होंने ऐसा नहीं कहा? उनको कहना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा तो उनको ऐसा कहना चाहिए भाई तो क्लास जा, क्लास को मिस कर रहा है तेरी। अच्छा, आपने ऑनलाइन अटेंड की थी क्लास? अटेंड करी थी? एक्सेस लेना चाहें तो किसी को भी एक्सेस ले सकता है। किसी भी एक बच्चे को फोन लगाते हैं, किसी को फोन करते हैं भाई। हाँ, क्या? नेट काम नहीं कर रहा था? कोई बात। अच्छा, नेट ही काम, आपने सोचा नेट भी काम नहीं कर रहा, क्लास में मत जाओ, सारी टेंशन ही खत्म, होमवर्क ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये तो एक्सक्यूज दे रहे हो आप और अपने आप को धोखा दे रहे हो जिंदगी में। जब भगवान ने एक सुनहरा अवसर दिया है आपको, बाकी लोगों से अलग आगे निकलने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया है भगवान ने आपको कि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन आप उस मौके को गंवा रहे हैं। ये मान के चलो आप। या आपको मेरी बात अभी कॉमेडी लग रही होगी या अभी मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे आप, लेकिन बाद में 2 साल बाद आप अपने आप मजाक उड़ाओगे, खुद का मजाक उड़ाओगे। क्या सर इतना बोला करते थे ना, मैं जल्दी भी आ गया था, फिर भी मैं क्लास में रोज नहीं आ पाया, पढ़ ही नहीं पाया यार, मैं जो सबसे आसान काम है वो भी नहीं कर पाया मैं। अपने आप को बुरा भला बोलोगे आप, हमें नहीं, अपने आप को। देखना, निश्चित रूप से लिखना, कागज में लिख लो, बोले आज डेट डाल लो आप।
सर ने ऐसा कहा है। आज तो आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद आपको अपने आप को बुरा लगेगा। आप मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या गलती कर दी मैंने। मुझे पढ़ने का मौका मिला था, पढ़ना ही तो था मुझे, बस क्लास में आके बैठना था मुझे, सर की बात सुननी थी, सर की सारी बात समझ में भी आती है, लेकिन वो भी मैंने मौका गवा दिया। इतना बेवकूफ हूँ मतलब मैंने ऐसे गलती कर दी है ना। पछताओगे आप जब आपके साथी अच्छी रैंक से निकल जाएंगे और आप नहीं निकलोगे, पछताओगे फिर उसको। बैठ जाओ आप, मेरा काम तो टोकना है आपको ना, पकड़ पकड़ के टोकना है आपको ना। आप नहीं सुधरो तो आपकी इच्छा है। फिर भी आपको लगता है भाई हम तो नकटाई बने रहेंगे, हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। मेरी जिम्मेदारी तो मैं पूरी कर रहा हूँ ना। तो हम आ गए सवाल नंबर E2 पर आ गए। तो एक बार जब nth टर्म आ गया ना इसका, फिर तो हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो आप, अगर वो बात दिमाग में आ गई तो, क्योंकि इसका TN कितना आ गया, इसका TN हमारे पास आ गया, TN इजिकल टू आ गया, नीचे आ गया 2n, और ऊपर कितना आ गया 2n -1 ये ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया हमने। अगर हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते समझ ज़्यादा लगता। अगर हम ऊपर वाले का जनरल टर्म मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते समझ ज़्यादा लगता ना। तो ये ऑब्जर्वेशन भी कई बार काम आ जाता है ना। अब देखो, इसको चालाकी का इस्तेमाल करके ऐसे लिख लो, इसको चालाकी का इस्तेमाल, बस एक बार ऐसे लिख लिया और आपका काम आसान हो गया बस। अब आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज T1? T1 कितना आ गया 1 - 1/2 आ गया। T2 कितना आ गया 1 - 1/2 स्क्वायर आ गया ना। T3 कितना आ गया 1 - 1/2 आ गया। और TN कितना आ गया 1 - 1/2 अब इन सबको जोड़ना है तो 1 1 1 कितनी बार आ गया n बार आ गया, वो जी भी बन गई है ना। तो आंसर आ गया SN = ये तो n आ गया, और A 1 - R नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - R, और ये क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, हाफ से हाफ को काट दिया, तो आंसर आ गया n - 1 + 2n। दिस इज द आंसर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन भी अपने को यूज करने की कोशिश करनी है, उनसे समय बचेगा हमारा, और समय हमारा कीमती है। एक सवाल भी ज्यादा कर पाए ना अपन तो रैंक अपनी बढ़ जाएगी ना। एक सवाल भी ज्यादा कर पाए तो बच्चे से अपने, ये ध्यान रखना है अपने को ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए पार्ट 2 में आ गए। शरद, पार्ट 2 में C7 में कोई डाउट हो? अब इसमें देखो, ये पकड़ में आएगा, इसमें क्या पकड़नी पड़ेगी सीरीज। तो ये क्या शुरू में पकड़ में नहीं आ रहा, शुरू में दिक्कत आ रही है पहचानने में। इसको देखो आप 5th टर्म के बाद देखो आप, जहां 5 लिखा हुआ है ना, वहां से पकड़ में आ जाएगी सीरीज। देखो इसकी 5th टर्म जो लिखी हुई है ना, वो ऐसे लिखी है 5 × 3⁶ अपॉन 16 लिखा हुआ है। इस पर फोकस करा मैंने ना, यहां से पकड़ में आएगा ये कि सीरीज कैसे बनी हुई है ना। इसके बाद का टर्म देखो क्या है, इसके बाद में नीचे 16 लिखा हुआ है, आगे लेकिन क्या लिखा है 64। तो हमारा मन ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ 16 है और आगे 64 है तो बीच में क्या होना चाहिए 32 होना, ऐसा मन कह रहा है अपना, है ना। और मन की बात सुननी चाहिए कभी कभी, अगर मन सही बोल रहा हो तो मन की बात सुन लेनी चाहिए ना। तो ये 32 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 32 के लिए मैंने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ना। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, वो हो गया 2, और इंटू 3⁻⁴ कितना हो गया, वो 8 हो गया। 8 अपन तो ये लिख देते हैं बस, 8 आ गया है ना। 32 तो लेके आ गया अपन ने, एक काम पूरा किया अभी। 16 के बाद 32 लेके आ गया मैं, और 32 लाने के लिए मुझे, अच्छा 6 है वो पावर, हाँ मुझे दिख नहीं रहा, 6 लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है 64 लिखा है, आगे 64 लिखा है। उसके बाद ऊपर की पावर क्या लगी हुई है, एक तो लिखा हुआ 7 × 3⁻⁴। तो इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, इससे मैंने कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद इसको देखा तो मुझे लगा 32 आना चाहिए यहाँ, और 32 लाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 6 होना चाहिए। और 6 लाने के लिए 3 की 1 पावर कम कर दो, 6 लाने के लिए 3 की 1 पावर को कम कर दो। तो मैंने 6 लाने के लिए 3 की 1 पावर को कम कर दी, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 की पावर 5। बस अपना काम चल जाएगा अब, बस अब मजा आ गया अपने। अब देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ डबल कर रहा हूँ, फिर डबल कर रहा हूँ, और 3 की पावर यूं तो क्या हो रही है कम हो रही है, यूं क्या हो रही है बढ़ रही है। अब इसके पहले क्या आना चाहिए 4 × 3⁻⁷ अपॉन 8, ये आना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ नहीं, हमने बना दिया, लेकिन उसको ना हमने क्या करा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया, और वो 4 अपने आप आ गया।
इसके पहले अब क्या होना चाहिए बताओ आप? इसके लिए 3 × 3⁶ अपॉन 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। पावर बढ़ रही है ना आगे, तो 3⁸ होना चाहिए ना। ये 3⁸ कर दिया हमने, ये कर दिया 3⁸। क्या लिखा हुआ था हमारे पास? ये नहीं लिखा हुआ था, हमने बस वो 3⁹ में से 3 को अलग कर दिया ना। अब हम चाहते हैं भाई यहाँ कितना आ जाए, 2 3⁹ अपॉन 2 आ जाए। क्या ये लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, हमने मैनेज कर दिया उसको, 3⁹ को ऐसे लिख दिया। अब क्या आना चाहिए? अब आना चाहिए 1 × 3⁻10 अपॉन 1 आना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। बस अब पकड़ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब क्या जीपी दिख रही है अपने को? यस, बस जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो उसको, बस आपका काम चल जाएगा ना। तो कहीं नजर डाली ना अपन ने, नजर डालने से मालूम पड़ा भाई यहाँ नजर टिकी है हमारी, 16 है, फिर 64 है, 32 आना चाहिए ना। तो बुलाने की कोशिश करते ही बात पकड़ में आ गई हमारे, भाई ऐसे चलेगा, और उसको सिस्टमेटिकली जमा दिया। अब तो जीपी दिख रही है साफ साफ अपने को। जीपी का कॉमन रेशियो लेंगे 1/2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। हाँ, 1/6 जो भी आ रहा है कॉमन रेशियो, जो भी आएगा अपना, उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। 1/6 ही आ रहा है ना, 1/6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट E2 में कोई डाउट हो गया? वो तो जानते भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 में कुछ आ गया, पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट हो? 8 में देखो, एक तो हिडन ट्रायल से कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। ये हर तरीके से सिखा रहे हैं हम आपको, इनको पकड़ना है और इनको सीख तभी पाएंगे जब पूरा मन आपका पढ़ने में होगा, तब इन चीजों को सीख पाएंगे आप। पूरा मन पढ़ने में होगा ना आपका, तो आप सीखेंगे भी सही, आपको अच्छा भी लगेगा ना, मेरी डांट भी बुरी नहीं लगेगी आपको, अगर आपका सारा मन पढ़ने में होगा तो ना। तो उसमें यहाँ देखो, एक तो अपन ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। हमें ये सवाल, सेम सवाल जेई मेंस में आया हुआ है, सेम सवाल, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सेम सवाल। वो थोड़ा टफ हो गया आया था, लेकिन यहाँ तो दे रखा है कि अगर एन इवन है तो सम जो आएगा वो दे रखा है, वहां ये भी दिया हुआ नहीं था। वहां एक बार S10 निकालना था शायद, और एक बार S13 निकालना था, एक बार इवन का सम और एक बार ऑड का सम निकालना। ये तो सवाल आसान है क्योंकि यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा है उन्होंने, कि इस सीरीज की अगर मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूंगा तो उनका सम n इंटू क्या लिखा हुआ है, जो भी वो n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने दे रखा था अपने को। तो उसमें हम ध्यान से देखें, हमें सीरीज दे रखी, ये 1 स्क्वायर है, फिर 2 × 2 स्क्वायर है, फिर आगे 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 2 × 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म लिखता हूं मैं ना, ताकि समझाना और समझना दोनों आसान रहेगा हमारे लिए। ये सीरीज दे रखी है मैंने। सवाल वो ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, यही उन्होंने जेईई मेंस में पूछा था, और उसमें एक बार n को हमें ऑड मानना पड़ेगा और एक बार n को इवन मानना। यहाँ सवाल आसान कर रखा है उन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं इस सीरीज की इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला तो हमें दे रखा है, और ये दे रखा है कि n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा। इसको चेक भी कर लो, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो सही है, और अगर वो गलत भी होगा तो भी उसे सही मानते हुए आंसर देना है अपने को। उन्होंने दे रखा है भाई कि इसकी इवन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालूं तो वो यहां से निकल जाएगा। यानी जैसे अगर मैं 2 टर्म का सम निकालना चाहूं तो कितना आएगा, देखो 9, तो यहाँ n बराबर 2 रख दो, यहां से 9 आ जाएगा। देखो रख के देखो आ रहा है। यहां से 4 टर्म का सम निकालना चाहूं तो यहाँ जोड़ के देख लो और यहाँ n बराबर 4 रख के देख लो, यही तो मतलब है इसका। अब वो बोल रहे हैं भाई ये फॉर्मूला जो है वो हम इसकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें इसकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा ये बताना है अपने को। तो एक तो फॉर्मूला ही क्यों निकाले अपन तो ऐसा करते हैं, हिडन ट्राई लगा लेते हैं ना। मैंने मान लिया भाई मैं एक ही टर्म को ऐड करूं, इसकी मैं एक ही टर्म को ऐड, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब या तो एक टर्म का सम निकालना हो, या 3 का निकालना हो, या 5 का निकालना हो, या 7। तो मैंने एक टर्म का सम निकाल लिया। एक टर्म का सम क्या आया, एक। तो ऑप्शन में n बराबर 1 रख के देखो, 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, एक तो ए और एक सी। बी में 1 नहीं आ रहा आंसर, डी से आंसर 1 नहीं आ रहा, तो या तो आंसर ए है या आंसर सी है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करें, 3 टर्म का सम निकाल लो। तो 3 टर्म का सम निकालो, कितना आया, 10 और 8 18 आ गया, 18 आ गया। तो अब एक ऑप्शन में ए और सी के अंदर n बराबर 3 रख के देखो, जिससे 18 आएगा वो सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। ऐसे बच्चा पानी फेर देता है सवाल बनाने वाले की मेहनत पर। ये भी तो प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें भी तो ये भी तो आवश्यक है, ये भी सीखना आवश्यक है ना। अपना टाइम बचा, और वो टाइम जो बचेगा उससे एक सवाल ज्यादा और करेंगे अपने। तो एक तो ऐसे निकाल। अब सिस्टमेटिकली अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वो ये बोल रहे हैं भाई इसकी इवन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने के लिए तो फॉर्मूला दे रखा है,
दो टर्म का सम निकालना हो तो n बराबर 2 रख दो, 4 का निकालना हो 4 रख दो। और अगर k अगर इवन है और मुझे k नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना हो तो उसमें मैं n बराबर k रख के निकाल लूंगा। ये मतलब है। अब हम देखें मैं ऑड का सम निकालना है, तो मैंने मान लिया भाई n बराबर 1 है, तो इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा? अगर मैं एक टर्म का सम निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज लास्ट टर्म? 1, ये 1 स्क्वायर लास्ट, ये वाला लास्ट टर्म आ गया। अगर मैं इसके 3 टर्म का सम निकालना चाहूंगा तो व्हाट इज द लास्ट टर्म? 3 स्क्वायर। अच्छा, ये तो लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है। इसके वाले टर्म्स कितनी आएंगी? इसके वाले टर्म्स कितनी आएंगी? 2। और उन 2 टर्म का सम निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसमें n बराबर 2 रख दूंगा और 3 स्क्वायर जोड़ दूंगा। भाई अगर मैं n बराबर 3 मान रहा हूं, मैं 3 टर्म का सम निकालना चाह रहा हूं, तो लास्ट टर्म 3 स्क्वायर आएगा। 3 स्क्वायर कौन सा नंबर का टर्म है? थर्ड। इसके पहले टर्म्स कितनी आएंगी और उनकी काउंटिंग तो इवन है। तो मैं अगर 3 टर्म का सम निकालना चाहूं तो n बराबर 2 तो मैं वहां रख दूं और उसमें 3 स्क्वायर जोड़ दूं। आ जाएगा सही आंसर? सही है मेरे साहब, समझ में आ गया आपको ना? अब अगर मैं 5 टर्म का सम निकालना चाहूं तो लास्ट टर्म क्या आएगी? 5 स्क्वायर। लास्ट टर्म आएगी 5 स्क्वायर। ये तो फिफ्थ नंबर का टर्म हो गया। इसके वाले टर्म कितनी आएंगी? हम 4 आएंगे। ये 4 इवन टर्म्स है, यहाँ n बराबर 4 रख दो और 5 स्क्वायर जोड़ दो। अब मैंने फर्स्ट सम को लिया तो लास्ट सम 1 स्क्वायर है, n को 3 ले रहा हूं तो लास्ट सम 3 स्क्वायर है, n को 5 ले रहा हूं तो लास्ट सम 5 स्क्वायर है। अब ये मानो कि n ऑड है, लेकिन वो n ही है, n ही है वो। व्हाट इज लास्ट सम? n स्क्वायर। और कौन से नंबर का टर्म है? nth। इसके वाले टर्म्स कितनी आएंगी? n माइनस 1 टर्म्स। और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, व्हाट इज n माइनस 1? इवन। तो इन n माइनस 1 टर्म का सम निकालने के लिए वहां n की जगह n माइनस 1 रख दो और उसमें n स्क्वायर को ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो यहाँ n की जगह n माइनस 1 रख दो, ये n की जगह मैंने n माइनस 1 रख दिया, n की जगह n माइनस 1 रख दिया और इसमें किसको ऐड कर दो? n स्क्वायर को ऐड कर दो। आ जाएगा आंसर। या हमने उससे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से निकाल लिया। क्लियर हुआ? अब मान लो अगर ये होता, सवाल ये होता कि आप तो इसकी इवन नंबर, आप तो इसकी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालो इस सीरीज की। ये तो हमें दिया हुआ था ना, उसका यूज कर लिया हमने, इसका यूज करे बिना भी निकाल लिया हमने, इसका यूज करके भी निकाल लिया। सवाल अब ऐसा होता, मान लो कि ये जो सीरीज दे रखी है इसकी एंड टर्म का सम निकालना है हमने इस सीरीज की, और कुछ भी नहीं दे रखा हमें, कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, इसकी एंड टर्म का सम निकालना है। तो फिर हमें 2 केस कंसिडर करने पड़ते हैं। एक बार इनको इवन मानना पड़ता है और एक बार, क्योंकि अगर मैं इनको इवन लूंगा ना तो देखो इसमें क्या है, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। इस सीरीज को अलग अलग कर लो आप। कैसे? इसमें इनको अलग कर लो। इसमें भी ऐसा करता हूं, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, 2 इंटू 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और ये मैंने रट रखा है, जो रटने के लिए बोल दिया ना, मतलब वो काम आएगा बार बार, ये मान के चलो आप। और आपकी जिम्मेदारी आपकी, उसको याद रहो, बोलते रहो आप चलते फिरते ना। आज मैंने ये नई चीज सीखी, सर ने नया फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है, अब मैं इसको दिन भर बोलता रहूंगा, या जब भी फालतू नजर आऊंगा तो बोलता रहूंगा, है ना? तभी याद होगा वो, वरना तो याद नहीं हो सकता वो। दुनिया की कोई ताकत याद नहीं कर सकती उसको ना। तो हम देख रहे हैं हमने अलग अलग कर लिया। अब हमें इस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है। तो ये डिपेंड करेगा कि एन इवन है कि ऑड है। क्योंकि अगर मान लो मैं इस सीरीज की 2 टर्म का सम निकालना चाहूँ, ऐसा सवाल मैंने क्लास में भी कराया था आपको, लेकिन वहां मैंने 2n बोला था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और जीपी थी, वहां जीपी को अलग अलग कर लिया था हमने ना। यहाँ वो बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म निकालना है। अगर मैं 2 टर्म का सम निकालना चाहूँ तो एक टर्म इस सीरीज का आएगा और एक टर्म इस सीरीज का आएगा। अगर मैं 4 टर्म का सम निकालना चाहूँ, 2 इसकी आएंगी और 2 इसकी आएंगी। अगर मैं n टर्म्स का सम निकालना चाहूँ और उसमें अगर n इवन है तो n/2 इस सीरीज की टर्म्स आएंगी और n/2 इसकी आएंगी। नींद आ रही है आपको? नहीं आ रही? पेन चलाते रहा करो। मुझे नींद आ नहीं सकती कभी क्लास में। क्यों नहीं आ सकती बताओ आप? मैं बोलता भी रहता हूँ, चलता भी रहता हूँ, आपको डांटता भी रहता हूँ, एनर्जी से भरपूर रहता हूँ, है ना? नहीं रहता? आपको लगता होगा एनर्जी लाते कहाँ से है ना? ये इंटरेस्ट से आती है एनर्जी एक्चुअली। हमारी इच्छा शक्ति है आपको ज्ञान देना, अच्छे से अच्छा ज्ञान देना।
उस इंटरेस्ट से, वो जो इंटरेस्ट है ना हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि आपकी फीस से आती है वो एनर्जी, आपकी फीस से एनर्जी नहीं आती वो। आपको लगता हो अगर गलतफहमी हो कि हम फीस देते हैं उससे एनर्जी रहती है, उससे एनर्जी नहीं आती है। ये हमारे इंटरेस्ट पे आती है, हम सिखाने का इंटरेस्ट है हमारे अंदर में। कि बच्चा हमारे पास आ गया, हमारे सामने से निकल रहा है वो, तो हमारे बारे में अच्छा ही बोल के जाए वो जब भी जाए। हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति है कि बच्चा हमें बुरा बोल के नहीं जाए, वो इच्छा शक्ति काम करवाती है हमसे बड़े इंटरेस्ट के साथ, और वो रोज। क्योंकि एक दिन भी अगर बच्चे को बुरा लग गया तो लगेगा यार ये तो टीचर बेकार है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक दिन भी नहीं लगे, और एक क्षण भी बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम गलत जगह आ गए। तो एक एक क्षण इसलिए मेहनत करते हैं हम आपके लिए। उससे पेन भी चलता रहता है, बोलते भी रहते हैं, डांटते भी रहते हैं आपको, सब कुछ करते रहते हैं उसमें ना। तो हम देख रहे हैं भाई, अगर दो टर्म का, अगर एन टर्म का सम निकालना होगा, एन इवन होगा तो n/2 और इसके n/2 आएंगे। और मैं इसकी एन टर्म का सम निकालना जानता हूं, रट रखा है मैंने, n इंटू 4n² -1/3, और इसमें तो निकालना आता ही है। तो जब मुझे अगर n इवन होगा और मुझे n टर्म का सम निकालना होगा, तो इस सीरीज का जो n टर्म का सम है उसमें n की जगह n/2 रख दूंगा, और इसका जो n टर्म का सम है उसमें भी n की जगह दोनों को जोड़ दूंगा। तो इस सीरीज की n टर्म का सम आ जाएगा जब n इवन है। देखो अभी फटाफट देखते हैं अपन निकाल के ना, इसमें क्या आएगा, n इंटू 4n² -1/3, ये इसकी n टर्म का सम आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और ये क्या आ गया, n इंटू n+1 और 2n+1/6 आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी n टर्म का सम है, ये जो लिखा हुआ है इसकी n, अगर मैं इसकी n टर्म का सम निकालना है और n अगर इवन है, तो क्या करूं बच्चों, यहाँ n की जगह या n की जगह n/2, और दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं। अब यहाँ n की जगह n/2 लिखो, तो n/2 आ गया, ये ऐसा आ गया। देखो n की जगह n/2 रखने आ गया, प्लस 8 की जगह 8 आ गया। अब यहाँ n की जगह n/2 रखेंगे तो ये n/2, फिर n/2 रख रहा हूं, और फिर n/2 रख रहा हूं मैंने, तो उससे 24 आ गया शायद। भाई इसका n/2 का एक 2 आया, फिर इसके n/2 का मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो फिर 2 आ गया 24, और वहां से 2 से 2 कट गया। इन दोनों को जोड़ो, ये वही आएगा जो शीट में दे रखा था, ये जोड़ने पर ये आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। ये देखो आएगा, देखो जोड़ने पर, जोड़ो उसको फटाफट, 100% ये आएगा ना, नहीं आया समझ में, ये आएगा, अरे ये तो आएगा, ये आना चाहिए। देखो आप इसको ऐड करने पर ही आ जाएगा। देखो आप एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ गया 6, 3 हुआ ना, ये तो 3 हो गया शायद ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मैं, 6 आ गया। 6 से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया n इंटू n+1 तो कॉमन आ गया शायद, और ये कितना आ गया n-1, और 6 से कितना आ गया 2n+4, 2n+4 आ गया। नहीं हुआ क्लियर, एलसीएम ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैंने। अब देखो ये कितना हो गया 3n और +3, तो 3 कॉमन ले लिया और कट गया, और ये आ गया n इंटू n+1, ये आ गया n+1, और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, वही तो आ गया। देखो ये वही आ गया ना, तो ये हमने निकाल, ये हमें निकालना पड़ा, मतलब ये उन्होंने दे रखा था आपने को, इससे बच गए अपन ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेई मेंस में जब आया था ये भी दिया हुआ नहीं था, ये भी वहां निकालना पड़ा था आपने को। तो बता, जब बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा, जैसे आपको समझा रहे हैं ऐसे उनको भी समझाया होगा, ऐसी बात थोड़ी है उनको नहीं समझाया होगा, ये उनको भी समझाया होगा। अब अगर मैं ऑड का निकालता तो ऑड में क्या होता, अगर मैं इस सीरीज की ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम निकालूंगा, मान लो मैं 3 टर्म का सम निकालता, तो 3 टर्म का सम निकालना यहां तक सम निकालता, तो इस तरह की 2 टर्म आती, इसकी 2 टर्म आएंगी और उसकी 1 टर्म आएंगी ना। ये आपके पास दिख रहा होगा आपको ना, मैं इनको रब कर देता हूँ ना। अगर मैं n=3 लेता हूं, n=3, तो इस सीरीज की 2 टर्म आएंगी और इसकी 1 टर्म आएगी। n=5 लूंगा तो इसकी 3 टर्म आएंगी और इसकी 2 टर्म आएंगी। n=7 लूंगा तो इसकी 4 आएंगी, इसकी 3 आएंगी। अब n=n लूं, इसकी आएंगी n+1/2 और इसकी आएंगी n-1/2। तो इसका जो n टर्म का सम है उसमें अब n की जगह ये रख दूंगा, और इसका जो n टर्म का सम है उसमें n की जगह ये रख दूंगा, और दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। उससे वो आ जाएगा जो हमने निकाला है, उससे वो आ जाएगा जो हमने निकाला है। क्लियर हो गया आपको? मैंने ऐसा नहीं कि उसका यूज करे बिना नहीं निकाल सकते थे, उसका यूज करे बिना भी निकाल सकते थे, लेकिन जब वो दे रखा था तो उसका यूज करने से आसान हो गया सवाल करना है, वरना अपन ऐसे भी निकाल सकते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। 9 में कोई डाउट हो?
9 बताना है। 9 में वही है, हमारे पास दे रखा है कि एस एन बराबर एन है, एस एन बराबर एन दे रखा है, और हमें दे रखा है एस एन बराबर एन। लेकिन ये ट्रू कब है? जब एन ऑड है ना। यानी अगर सीरीज के बारे में पता नहीं है किसी सीरीज है, एपी है कि जीपी है, कैसी है मुझे पता नहीं है, उसकी अगर मैं एन टर्म्स को ऐड करता हूँ और वह एन अगर ऑड है तो एस एन की वैल्यू एन आएगी। मतलब अगर मैं उसकी एक टर्म का सम निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? एस वन कितना आ जाएगा? एस वन आ जाएगा। एस थ्री निकालना चाहूँ तो, एस फाइव निकालना चाहूँ तो, और अगर मैं एस एन निकालना चाहूँ, एन आ जाएगा। कब आएगा? लेकिन जब एन ऑड है ना। ये मतलब हुआ ना बच्चों उसका। एक फॉर्मूला और दे रखा है अपने को ना, हमें दे रखा है कि भाई टी एन, ये जो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ये वैलिड कब है? जब एन ऑड है। ये एन ऑड है, लेकिन उस ऑड में भी एन कम से कम 3 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं एन को 1 लिख दूंगा ना तो टी जीरो आ जाएगा, और टी जीरो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है। जो सीक्वेंस है उसमें तो फर्स्ट टर्म होगा ना, जीरो टर्म थोड़ी होगा। उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा। तो एन कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब हमारे पास है ना। ये हमें दे रखा, और हमें किसके लिए निकालना है? हमें टी एम के लिए फॉर्मूला निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें एम क्या है? इसमें एम है हमारे पास, यानी टी टू का फॉर्मूला निकालना है। और मुझे टी वन निकालना होगा तो मैं यहीं से निकाल लूंगा। टी थ्री निकालना होगा तो एन बराबर 3 रख दिया, तो टी थ्री बराबर क्या आ गया? टी टू अपॉन 9, टी फाइव इज इक्वल टू टी फोर अपॉन 25। हमें लेकिन टी टू निकालना है, या हमें टी फोर निकालना है, या हमें टी सिक्स निकालना है, या हमें टी एट निकालना है, ये हमें करना है ना। तो इसको भी या तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर लो, इसको भी या तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर लो। हमने मान लिया भाई हमारे पास है ना, हमें निकालना है टी टू के लिए फॉर्मूला, या हमें निकालना है मान लो टी फोर के लिए फॉर्मूला, ऐसा कर रहे हैं ना। हमने मान लिया टर्म हमारे पास 3 ही है ना, यानी हमने एक तो निकाल लिया एस वन, एक हमने निकाल लिया एस थ्री। हम टर्म की बात करना चाह रहे हैं ना। हम ये जानते हैं भाई अगर मैं एस थ्री की बात कर रहा हूँ तो एस थ्री का मतलब क्या है? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री है। और अगर मैं एस वन की बात कर रहा हूँ तो एस वन का मतलब क्या है? इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आ गया? टी टू प्लस टी थ्री। और ये कितना आ गया? ये 2 आ गया ना। अब क्या मैं टी थ्री निकाल सकता हूँ? टी थ्री में उस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, उसमें एन बराबर 3 रख दो। समझ में नहीं आ रहा? हम उसमें एन बराबर 3 रख सकते हैं ना, और जिससे मैं एन बराबर 3 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? टी टू तो टी टू रहेगा, टी टू अपॉन कितना आएगा बच्चों? 9 इजिकल टू। बस यहां से टी टू निकाल लो, और ऑप्शन में एन बराबर 2 रख के देख लो किससे सही आ रहा है। ऑप्शन में एन बराबर 2 रख के देख लो, यहां से टी टू कितना आ गया? देखो टी टू कैन बी विल बी इक्वल टू 18 अपॉन कितना आ रहा है बच्चों? 10 आ रहा है ना। इसको सोल्व कर लो, 9/5 आ गया। अब ऑप्शन में एन बराबर 2 रख के देख लो, जिससे 9/5 आता हो वो करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मतलब अगेन हमने सवाल को छोटा कर लिया, और जनरलाइज वे में अगर नहीं कर पा रहा हूं ना तो सवाल को छोटा करके मैंने आंसर निकाल लिया। आप जनरलाइज वे में भी निकाल सकते हैं पंचायत में, जनरलाइज वे में भी निकाल सकते हैं। कि जनरलाइज वे में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। जनरलाइज वे में कैसे निकालेंगे? अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी हम इन टर्म्स ऑफ एन चलना चाह रहे हैं, टी वन टी टू टी थ्री की बात नहीं कर रहे। तो हम ध्यान से देखें, अगर एन ऑड है तो एस एन कितना है बच्चों? एन। अगर एन ऑड है तो एन माइनस वन क्या होगा? इवन। तो मैं एन माइनस वन का सम यहां से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तब है जब ये ऑड हो। तो एन को ऑड मान लिया तो एस एन तो एन आ गया। अब एन माइनस वन तो इवन हो गया, मैं यहां से निकाल सकता हूँ एस एन माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस निकाल लो, तो एस एन माइनस एस एन माइनस टू, ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब अगर ये एस एन माइनस वन होता ना तब तो ये टी एन आ जाता। अब ये तो क्या है? ये टी वन से लेकर टी एन है, और ये टी वन से लेकर टी एन माइनस टू है। और जब इनको मैंने माइनस किया होगा तो 2 टर्म बची होंगी, एक तो टी एन बचा होगा और एक टी एन माइनस वन बचा होगा। ये नहीं आया समझ में? भाई ये टी वन से लेकर टी एन तक का सम, ये टी वन से लेकर टी एन माइनस टू का सम, और टी वन से लेकर टी एन तक में अगर मैं टी वन से लेकर टी एन माइनस टू को माइनस कर दूंगा तो क्या क्या बचेगा? टी एन माइनस वन बचेगा और एक टी एन बचेगा ना। अभी तो बचा था ना टी वन टी टू आया था, अभी टी एस आ गया, टी एन माइनस वन वडी एन ऑड। और एन अगर ऑड है तो मैं टी एन का फॉर्मूला यहां से निकाल सकता हूं, बस यहां रख दो उसको, टी एन माइनस वन। ऐसा आ गया, पर इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे,
तो टी एन माइनस वन इजिकल टू 2 इंटू एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस वन। अब अगर एन ऑड है तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको एम मान लो, इसको एन माइनस वन बराबर एम, टी एम बराबर क्या रख दो एन की जगह, एम प्लस वन, तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम प्लस वन। ये जनरलाइज वे में आ गया, ये हाइडेंटाइल से भी निकाल लिया और ऐसे भी निकाल लिया। इन सब में इंटरेस्ट चाहिए अपने को ना, इनको घर जाके एक बार दोबारा करो अपने आप, है ना, बहुत टाइम लगता है, अगर परफेक्शन लाने में अपने आप के अंदर दिन रात एक करना पड़ता है, मान के चलो आप। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, सुनने से बात समझ में आ सकती है। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर रोज इंप्रूवमेंट हो, तो रोज लगातार हर क्षण आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और 2 साल में आप चमत्कार कर दोगे। तो 2 साल बाद चमत्कार कर दोगे आप। उसके लिए रोज प्रयास करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे संयम रखते हुए रोज प्रयास करना पड़ेगा। घर जाके कुछ सवाल को दोबारा भी करो, एक बार अपने आप करके देखो, नहीं आता तो फिर रेफर करो उसको, भी सर ने क्या समझाया था, समझ में तो आ गया यार, अच्छा भी लगा मुझे, एक बार अपने आप करके देखो आप, वरना दोबारा सवाल नहीं होगा आपसे, दोबारा सवाल नहीं हो सकता। इसके बाद कौन सा है, पार्ट 2 में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट हो, इसके बाद नेक्स्ट 20 में कोई डाउट हो, उसमें तो एक बार n बराबर 1 रख दो, एक बार n बराबर 2 रख दो, वो एबीसी निकल जाएंगे सारे ना, a1 भी आ जाएगा, a2 भी आ जाएगा, a3 उनको रख देंगे। x बराबर 2 आ गया और y बराबर 6 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 6 हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर, पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 4 में, पार्ट 4 का मैच द कॉलम 1 2 का ए में कोई डाउट हो, ए में हिट एंड ट्रायल से होगा। देखो सवाल हिट एंड ट्रायल का ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसको अपन, हमें तो रखा है कि भाई ये नंबर हमारे पास है, ये नंबर हमारे पास है, और अगर ये एपी के अंदर है तो ये 15/2 है, और अगर एचपी के अंदर है अगर एपी के अंदर ऐसा आना चाहिए और एचपी के अंदर ऐसा आना चाहिए। अब अगर ऐसा है 5 टर्म हमारे पास है, और अगर एपी के अंदर है तो वो प्रोडक्ट 15/2 आना चाहिए, और अगर एचपी के अंदर है तो 18/5 आना चाहिए। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी, और सवाल में रखा है कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर है। अब देखो अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो इन दोनों की वैल्यू कम से कम क्या होगी, 1 1 तो होगी, और अगर दोनों की वैल्यू कम से कम 1 1 है तो इनका सम कम से कम 2 तो आएगा। अब सम 2 आ सकता है, या सम 3 आ सकता है, या सम 4 आ सकता है, 4 से बड़ा तो आंसर है भी नहीं है ना। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि क्यों ना हो सकता है कि ये, क्यों ना ये हो सकता है कि 1 1 हो जाए। मैंने इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया। अब अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये एपी है, तो इसका मतलब इस एपी का कॉमन डिफरेंस 0 है, तो एक्सपी कितना हो गया 1, वाई कितना हो गया, जेड कितना हो गया, लेकिन ये 15/2 नहीं आएगा। इसका दोनों 1 1 नहीं हो सकते। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, बस 1 और 2 चेक करना है अपने को, क्योंकि अगर 1 और 2 नहीं आया फिर तो आंसर 4 है, फिर तो 4 तो आएगा ही आएगा ना भाई, फिर 2 तो आंसर आ नहीं रहा, हमने चेक कर लिया। 3 अगर आंसर नहीं आएगा तो आंसर 4 तो आएगा आएगा, फिर हम कोशिश नहीं करेंगे। अगर 3 नहीं आया तो 4 के लिए कोशिश नहीं करनी अपने, फिर तो 4 आंसर होगा ही होगा, और 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 आंसर होगा ना। तो हम 3 के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने मान लिया भाई ये 1 और ये 2 है। अब हम एक्स वाई जेड निकाल के देख लेते हैं। अगर ये एपी के अंदर है तो एक्स वाई जेड निकाल लो, और इनको एपी में मानते हुए अगर लगेगा कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड 15/2 आ गया तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड, ये एपी की टर्म्स कितनी है 5, फिफ्थ टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म होता क्या है a + 4d, व्हाट इज d 1/4, और अगर d 1/4 है तो x इक्वल टू कितना आ गया 5/4, y कितना आ गया 6/4, z कितना आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वो नहीं आता, 15/2 नहीं आएगा, यानी 3 भी आंसर नहीं, हैंस आंसर 4 है। इसका मतलब आंसर 4 है, और चाहो तो निकाल के देख लो ना, मैंने 3 मान लिया यहाँ पर, निकाल के भी देख सकते हैं, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये टर्म अगर एपी के अंदर है तो टर्म कौन सी है 5 है, a 4d, व्हाट इज d 1/2, therefore x इज इक्वल टू
3/2, y इज इक्वल टू 4/2 और z इज इक्वल टू 5/2. व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? 15/2. 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना? ऐसे निकाल. बी में कोई दिक्कत हो? एजीबी बन गई, ऊपर बेस सेम कर दिए और ऊपर क्या बन गई? एजीबी. 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर. बेस सबके सेम कर दी और बेस सेम करने के बाद पावर को ऐड कर दिया तो उससे ऊपर बन गई एजीपी. और एजीपी का सम निकालना आता ही है ना. सी वाले में कोई डाउट हो? डी वाले में कोई डाउट हो गया? इसके बाद कौन सा है? एचएलपी का क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई डाउट हो? फोर्थ में कोई डाउट हो? फिफ्थ में कोई डाउट हो? फिफ्थ तो मैं सीएनडी लगा दो उसमें, और क्या ना. तो सीएनडी लगाने की भी जरूरत नहीं, दिख रहा है साफ साफ. तो फर्स्ट वाला टर्म है ए अपॉन बी इंटू ई रेज़ टू पावर वाई, है ना. फिर वो ई रेज़ टू पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दो. भाई अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ये जानते हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे हो आप तो यार. एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू लिखा हुआ हो तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन? एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. नहीं लिख सकते इसको ऐसे? इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, बस ऐसे लिख लो उसको ना. तो वो क्या आ गया? ए अपॉन बी इंटू ई रेज़ टू पावर वाई आ गया. वो आ जाएगा बी अपॉन सी इंटू ई रेज़ टू पावर वाई और सी अपॉन डी इंटू ई रेज़ टू पावर वाई. अब ई रेज़ टू पावर वाई से सबको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो. ई रेज़ टू पावर वाई से सबको मल्टीप्लाई कर दो. ई रेज़ टू पावर वाई से सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये रेशो बराबर आ गए ना. अब चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे इसको ऐसा लिखो, एक ही बात है ना. बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी. हेंस ए बी सी डी आर इन जीपी. जीपी में आ गया. ठीक है ना? ऐसा निकाल सकते. इसके बाद नेक्स्ट 6 में कोई डाउट हो? पता ना हो गया मेरे हिसाब से. अच्छा अगर कोशिश की होगी ईमानदारी से तो आ गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? 20 हो गए. ये आईआईटी के अंदर आया हुआ है, एडवांस के अंदर. ये सवाल एडवांस में आया हुआ है ना, जेई एडवांस के अंदर. सेम सवाल. कुछ नहीं करना है इसमें. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता, कुछ नहीं करना. आप बस करते जाओगे ना. विश्वास आपने शायद अपने आप पर नहीं किया होगा, इसलिए सवाल नहीं, आंसर नहीं आया होगा. अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको. हम जानते हैं व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? सी बाई. अब दे रखा है कि वो जीपी के अंदर है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो. मिडिल टर्म क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस और उनका मल्टीप्लाई कर दो. उनमें एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा और एक आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और मुझे रिजल्ट चाहिए वो सी इंटू डेल्टा बराबर 0 दिखाना है मुझे. सवाल में क्लियर कर दे रखा है कि वो क्वाड्रेटिक है, उसमें ए नॉन जीरो है और डेल्टा का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है. डेल्टा का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना. तो मुझे इसको ए बी सी में लाना है क्योंकि डेल्टा के अंदर भी ए बी सी है और सी तो बाहर लिखा हुआ ही है ना मुझे ना. वो मुझे लेके आना. और मुझे ये दिया हुआ है कि ए नॉन जीरो है ना. अब हमें इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में लाना है. ये तो 10वीं क्लास में पढ़ लेते हो आप कि इसको अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में लाओ. तो इसको लेके आ जाओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो गया. ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ ही है, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. सब जगह आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. बस वैल्यू रख दो वहां पर ना. तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये आ गया 2c अपॉन ए. सवाल में इसलिए करके बता रहा हूं आपको, वरना करके बताने की जरूरत नहीं है. आपके अंदर, आपके खुद के अंदर विश्वास पैदा करना, इसी सवाल बता रहा हूं मैं आपको. सिस्टमेटिकली लिखो, उसको करते जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को. ये कितना आ गया? माइनस बी बाई ए आ गया. ये आ गया माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए और वो माइनस का बी बाई ए आएगा तो बी बाई ए बन जाएगा. ठीक है. अब मैंने एलसीएम ले लिया, या मैंने एलसीएम ले लिया. एलसीएम कितना आ गया? ए स्क्वायर वी गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो a रेज़ टू पावर 4 तो ये पॉजिटिव हो गया b रेज़ टू पावर 4. वहां लेकिन a क्यूब आएगा. एलसीएम लिया है मैंने a रेज़ टू पावर 4 तो 3a b स्क्वायर c, क्योंकि बाहर वाले b से मल्टीप्लाई भी किया ना मैंने अंदर. ये तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी इसमें ना. समझ में आ गया? सही लिखा है. अब a रेज़ टू पावर 4 से a रेज़ टू पावर 4 को कैंसिल कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ. वी गेट b रेज़ टू पावर 4 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 a
बी स्क्वायर सी, बी रेस्ट पावर 4 3a बी स्क्वायर सी, बी रेस्ट पावर 4 से बी रेस्ट पावर 4 को कैंसिल कर दो और इसको उधर इंटरचेंज कर लो या इधर इंटरचेंज कर लो, एक ही बात है, कैसे भी इंटरचेंज बराबर जीरो लाना है क्योंकि अपने को सी डेल्टा बराबर जीरो लाना है अपने, इसलिए इधर लेके आ गया मैं। तो व्हाट वी गेट 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a बी स्क्वायर सी बराबर जीरो आ गया। अब मैं इसको उधर ले जाऊं चले जाऊं एक ही बात है, मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया, मैंने यहां से कॉमन ले लिया सी, a इंटू सी कॉमन ले लो आप, तो a इंटू सी कॉमन आ रहा है तो वो इंटू सी a इंटू सी बी स्क्वायर माइनस का 4ac a इंटू सी इंटू डेल्टा बराबर जीरो। क्या a जीरो है? हैंस प्रूव, बिकॉज a तो नॉन जीरो है। हम ये नहीं बोल सकते कि इससे डेल्टा बराबर जीरो है क्योंकि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि सी जीरो है कि नॉन जीरो है। हाँ, अगर वो ये बोल देते कि सी भी नॉन जीरो है फिर डेल्टा बराबर जीरो बोल देते अपन। इससे सी को हमने गायब नहीं करा यहाँ से, ए को गायब कर दिया ना और अपने आप आंसर आ गया चलते चलते है। ठीक है ना? तो अपने आप पे विश्वास भी रखा करो, ये डरा मत करो कि मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में है। ऑब्वियस सी बात है, ये मानना ही पड़ता है अपने को, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ ईमानदारी से, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भगवान जानता है। और इस वही थे मेरे हिसाब से ना, क्वाड्रेटिक में थे एक दो ने, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में कौन सा था एक, चलो नेक्स्ट सन पे कर लेंगे अपने ना, आगे पढ़ लेते हैं फिर अपने नेक्स्ट सन पे कर लेंगे वो। तो हम आगे थे शायद सवाल करने हैं अपने को तीन है ना, मैं 2 वाला करा चुका था आपको, उसमें एक 4 वाला करना था और एक 3 वाला करना था आपको, तो है ना, एक 3 फैक्टर वाला और एक 4 फैक्टर वाला, और एक तो करना था 1 3 5 वाला और एक 1 2 3 4 वाला करना था। तो पहले अपन 4 वाला करते हैं ना, 1 2 3 4 क्या आ गए अपन ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म लिख लेंगे इसका। सबसे पहले इसका nth टर्म लिखा, हर टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं 4, तो इसमें भी कितने फैक्टर होंगे 4। तो पहले फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे हम, इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है 1, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर 1, सेकंड का फर्स्ट फैक्टर 2, थर्ड का फर्स्ट फैक्टर, फोर्थ का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 5 का फर्स्ट फैक्टर, 10th का फर्स्ट फैक्टर, n का फर्स्ट फैक्टर, ये ना पहला फैक्टर आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा फैक्टर लाने के लिए क्या करो, फर्स्ट फैक्टर में 1 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 1 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 1 जोड़ दो। थर्ड फैक्टर लाने के लिए क्या करो, सेकंड में 1 जोड़ दो, क्योंकि 1 1 का अंतर इनमें ना। अब वो जो स्प्लिट करने वाला तरीका है ना, वो यहां काम आएगा। वो तो ऑब्जेक्टिव में अगर हो ना, तो आप n की पावर 4 का फॉर्मूला लगा दो उसमें, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो n टू द पावर 4 आएगा, या n क्यूब आएगा, या n स्क्वायर आएगा, या फिर n आएगा, या फिर कांस्टेंट आएगा। तो सिग्मा n की पावर 4 तक का फॉर्मूला हमने लिखा रखा है आपको, n इंटू 6 n टू द पावर 4 प्लस 15n क्यूब प्लस 10n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 30, ये लिखा रखा है। n इंटू 6 n के बाद ब्रैकेट लगा दिया, 6 n टू द पावर 4 प्लस 15n क्यूब प्लस 10n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 30। लिखाने के बाद भी अगर अपने याद दे रखेंगे तो फिर अपनी गलती है ना, हमने तैयारी कर रखी, इसमें सिग्मा लगा दो आप, और मान लो 10 सम का सम निकालें तो उसमें n बराबर 10 रख दो, यानी अपने पास तरीका है क्योंकि वो फॉर्मूला लिखा रखा है ना। अब वो फॉर्मूला कहीं मिलता नहीं है लेकिन दिखा हुआ है ना, वो तो अपन लोगों ने डिराइव कर रखा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है इसलिए अभी याद रखने की क्षमता भी होती है हमारे अंदर, तो याद रख लो उसको, वरना यहाँ स्प्लिट करना पड़ेगा अपने को। भाई अगर n क्यूब तक आए तो सिग्मा n क्यूब तक का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा लगा के भी निकाल सकते हैं। हमने पहला वाला सवाल स्प्लिट करके भी बताया और सिग्मा से भी बताया आपको ना, यहाँ सिग्मा भी लगा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला लिखा रखा है, और स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इन सबका डिफरेंस कितने कितना है 1 1, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर है, लीस्ट एक ग्रेटेस्ट के आगे वाला और एक लीस्ट के आगे वाला या पीछे वाला लिखने के लिए हम उतना ही जोड़ेंगे या उतना ही कम करेंगे जितना फैक्टर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फैक्टर्स का 1, तो हमने लिख दिया भाई ये ग्रेटेस्ट के आगे वाला लिखो n+4, ग्रेटेस्ट के आगे वाला एक जोड़ दिया भाई आगे, लीस्ट के पहले वाला n-1। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों बताओ 5, तो हमने इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो ताकि इस 5 से ये 5 कट जाएगा और वापस वो आ जाएगा, पर इसे डिफरेंस की फॉर्म में आ गया।
1/5 सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखो, बस डिफरेंस में आ गए। अब कुछ नहीं करना, मैं इनको 1 2 3 रखते जाओ, टर्म्स कटती जाएंगी। अब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको। इसमें लॉजिक था, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। एक आगे वाला लिख दो, एक पीछे के लिस्ट वाला, लिस्ट के पहले वाला। पर इसमें एन की जगह 1 2 3 4 रखते जाओ आप। अब एन बराबर 1 लिखो उसमें आप। अगर मैं एन बराबर 1 लिखूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं एन बराबर 1 लिखूंगा तो व्हाट इज T1? 1/5। एन को 1 लिखूंगा तो ये लगातार है, और इसको देखना है 1 2 3 4 5 माइनस। एन को 1 रखने पर 0 हो गया। और फर्स्ट सम क्या था उस गिवन सीरीज का? 1 2 3 4। देखो वही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 वही लिखा हुआ है। अब एन बराबर 2 रख दो यहाँ पर। एन बराबर 2 रख दिया मैंने, तो 2 3 4 5 6। वो कितना आ गया? 1 2 3 4 5। कटना स्टार्ट हो गया। मतलब हमें पेशेंस रखते हुए ये टर्म्स भी उतनी सफिशिएंट टर्म लिखनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स हमें लिखना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि टर्म्स किस तरह से कैंसिल हो रही हैं। उसके लिए मुझे 4 टर्म लिखनी पड़े, 5 लिखनी पड़े, 8 लिखनी पड़े, इतनी सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ लिखनी चाहिए। जब तक कि हमें मालूम नहीं हो जाए कि टर्म्स किस तरह से कटेंगी, तब तक अपने को लिखते रहना चाहिए इनको। अब दिख रहा है भाई कटना स्टार्ट हो गया ना। एक बार एन बराबर 3 रख दो आप। 5 6 7। अब ये कितना आ जाएगा? 2। अब मालूम पड़ेगा टर्म कैसे कट रही है। ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कट जाएगा। बस अब टेस्ट दिस टीएन आ गया। लास्ट में टीएन लिख दिया, यहीं तक ऐड करना है मुझे। जैसे इन सबको ऐड करूंगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐड यहाँ तक करना है। तो इसके जस्ट पहले जो टर्म आएगा उसमें यहाँ जो लिखा होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 1/5 तो रहेगा इसी। एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और एक वो किसी से कैंसिल नहीं हुआ। therefore sum of first n terms, therefore Sn is equal to 1/5। ये कितना आ गया? n into n plus 1। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना? इसको भी चेक कर सकते हैं, हालांकि इसमें कोई गलती कर नहीं रहे अपन, चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वरना इसमें n बराबर 1 रख के देख लो, 1 2 3 4 आना चाहिए, है ना? ये उस सीरीज की फर्स्ट n टर्म का सम आ गया। एक 3 वाला कर लेते हैं अपन। मैं लिखा दूं आंसर उसका? ये करके लाए हो क्या? 3 वाला फैक्टर, 1 3 5 वाला करके लाए हो आपने, तो उसका आंसर देखो ये आ जाएगा ना मेरे हिसाब से। 1 3 5 वाले का आंसर वही लिखा था, 1 3 5, फिर 3 5 7 5 7 9 एंड सो ऑन। तो पहले Tn लिखेंगे इसका ना। अब इस हर टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं? 3। तो हम पहले फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे ना। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों? 1। सेकेंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर 3। थर्ड टर्म का फर्स्ट फैक्टर। अब 1 3 5 का nth टर्म निकालो। 1 3 5 का nth। फर्स्ट टर्म तो ये 2n - 1। अब फर्स्ट फैक्टर आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट में 2 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 2 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 2 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 2 जोड़ दो, 2n + 1। फिर 2 को ऐड कर दो। और इस पे विश्वास कभी मत करो, कभी भी विश्वास मत करो उस पर कि हमने सही लिखा है। इसे चेक करके देख लो। n बराबर 1 रख के देखो क्या आ रहा है, क्या n बराबर 2 रख के देखो क्या वही आ रहा है। अब तसल्ली करो, अब मानो कि सही लिखा है हमने, अब हमसे गलती नहीं हुई। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसमें एक तरीका तो ये है भाई, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो n³ भी तो आएगा, और मैं सिग्मा लगा के भी आंसर निकाल सकता हूँ। अभी भी ऑप्शन है अपने पास, ठीक है? हम स्प्लिट करके भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो 4 वाले में तो स्प्लिट करना ही पड़ा, या सिग्मा n⁴ का फॉर्मूला याद रखना पड़ा। यहाँ तो अभी भी ऑप्शन है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और सिग्मा लगा दूंगा, और सिग्मा n³ सिग्मा n² के फॉर्मूला यूज कर लूंगा। हम अभी भी स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पर,
है ना, ये मैंने जो रूल लिखा रखा ना आपको कि ईच टर्म ऑफ द सीरीज कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सेवरल टर्म्स आर इन द सेम एपी। जब भी सीरीज उस लिखे हुए रूल को फॉलो करेगी तो हमें फैक्टर को स्प्लिट करने में या जनरल टर्म को स्प्लिट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, हमेशा वो टर्म्स कटने लग जाएंगी ना। जब सीरीज उस लिखे हुए रूल को फॉलो नहीं करेगी तब थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन तभी मैं बताऊंगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्मा लगा सकते हो तो सिग्मा लगा ही देंगे ना। तो यहाँ तो स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं कि वो n की पावर 4 आया था, इसलिए स्प्लिट करना बताना पड़ा आपको, वरना सिग्मा लगा के भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ स्प्लिट कैसे करें, एक लिख देंगे ग्रेटेस्ट के आगे वाला और एक लिख देंगे लीस्ट के पहले वाला। एक लिखो ग्रेटेस्ट के आगे वाला। अब आगे वाला कैसे लिखेंगे, दो जोड़ेंगे क्योंकि डिफरेंस 2 का चल रहा है, दो जोड़ दो भाई इसमें। लीस्ट के पहले वाला 2 कम करना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा है बच्चों बताओ, 8 से डिवाइड कर दो, बस ये आ गया Tn इजिकल टू ये से रख लिया। और अब तो एंड को 1 2 3 रखते जाओ और टर्म्स करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस n की जगह 1 2 3 रखना है आपको। तो n को अगर मैं 1 रखता हूं तो n को 1 रखने पर क्या आएगा देखो, 1/8 बस इसको देखना है आपको, फिर दो का डिफरेंस है n में ना। 1 पर ये कितना आ रहा है 1, तो वो 3 आएगा, 5 आएगा 7। n को 1 रखने पर ये कितना आया -1 इंटू 1 इंटू 3 और इंटू 5। n को 2 रख दो आप, अब 2 रखने पर ये कितना आएगा 3, फिर 5 7 9 1 3 5 7। मतलब स्टार्ट हो गया कटना है। एक टर्म और दिखा दो उनको ना ताकि उनको अच्छा लगेगा जो चेक करेंगे ना। 5 7 9 समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं। अब यहां आ जाएगा 3 5 7 9। मतलब मालूम पड़ रहा है टर्म कैसे कट रही, लास्ट में Tn को लिख देंगे अपन। मेरे पास एडवांटेज है कि मेरे पास लिखा हुआ होता है ना, आपको लिखना पड़ेगा Tn दोबारा ना। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना है और यहां से निकाल दो ऐसा, यहीं तक का सम निकालना है, इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं। जो यहाँ आएगा उसमें यहाँ जो लिखा होगा उससे ये कट जाएगा। therefore sum of first Sn is equal to 1/8 2n minus 1 2n plus 1 is the final answer। ऐसा आ जाएगा। अब तो बाकी बचे हुए कर लोगे आप, है ना, कर लेंगे ना। अब तो डिफरेंस जो भी है उससे निकाल सकते हैं मेरे साथ। अब तो तीनों मैंने करके बता दिया, आप एक बार घर पे बता दिया ट्राई करने के लिए, आपको वहां से करके लाए होंगे, कुछ कमी रह गई होगी तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा निकाल के, ठीक है ना। लिखे ना, एक सवाल लिखे है ना, वो जगह छोड़ देना वहां, शायद अभी 2 और बचे हैं ना कि 3 और बचे हैं, 3 और बचे हैं, तो उनकी जगह छोड़ देना आप, है ना, उनको पूरा करना है घर जाके अपने को ना, लिख सकते हैं मेरे हिसाब से आप, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of the series, find the sum of first n terms of the series, find the sum of first n terms of the series। 1 into 5 into 9 plus 2 into 6 into 10 plus 3 into 7 into 11 plus and so on। मेरी बात सुननी है पहले आपको ना, पहले एक बार मेरी बात और सुननी है, मैं ये करके बताऊंगा, नेक्स्ट सवाल फिर आपको ट्राई करना है। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये उस लिखे हुए रूल को फॉलो नहीं करती। देखो आप भाई, यहाँ जो फैक्टर हैं भाई, ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स,
वो तो आर लिख रखा है ना वहां, तो हमने वो तो आर तो कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। तो ईच टर्म इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। वो फैक्टर एपी के अंदर भी है, उनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, बट द फर्स्ट टर्म but the first factor of the several terms are not in the same AP। जो सेवरल टर्म्स हैं, जो अलग अलग टर्म्स हैं, उनके जो फर्स्ट फैक्टर है उनका डिफरेंस वो नहीं है जो फैक्टर्स का डिफरेंस है। क्योंकि फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है, 4 4 का है, लेकिन ये जो फर्स्ट फैक्टर है इनका डिफरेंस 4 4 का नहीं है। इसलिए अगर मैं यहाँ जनरल टर्म लिख भी लूंगा और स्प्लिट भी करूंगा तो टर्म कटेंगे नहीं यहाँ पर, और अगर वो रूल फॉलो हो रहा है तो 100% कटेगी वो ना। अब इसमें क्या करें, ये समझ में आ गया? उसको एक बार दोबारा देख लो आप, उन एग्जाम्पल को, उनमें वो रूल फॉलो हो रहा है, उनको ध्यान से देखो आप। ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ, जैसे उसमें देखो आप 135 वाला देखो, 135 वाला, उन फैक्टर का डिफरेंस क्या है, 2 2 का आ रहा है। जो डिफरेंस फैक्टर्स का आ रहा है वही डिफरेंस सेवरल टर्म्स के फर्स्ट फैक्टर का भी आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो ना स्प्लिट करने में जोर आएगा, और स्प्लिट करने के बाद ना उनको काटने में जोर आएगा, बड़ी आसानी से काम चल जाएगा। लेकिन यहां वो रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो यहां सम निकालने का एक तरीका तो ये है कि जनरल टर्म लिख दो और सिग्मा लगा दो उसमें, मत करो स्प्लिट। जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगा उसमें, एन क्यू भी तो आएगा, और सिग्मा लगा दूंगा मैं, मेरा तो काम चल जाएगा ना भाई। मेरे अपने तो ये अपन तो वो चीज सीख रहे हैं जिससे हमें दिक्कत नहीं आए, हम सम निकालने लायक हो जाएं। और हम सम निकालने का एक तरीका जानते ही हैं, मैं जनरल टर्म लिख भी दूंगा, और अगर ये सीरीज उस रूल को फॉलो नहीं कर रही और स्प्लिट करने के बाद टर्म कटेंगे भी नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सिग्मा लगा के निकाल लूंगा। लेकिन अगर मान लो डिग्री 4 आ गई तो सिग्मा एन की पावर 4 का फॉर्मूला भी मुझे याद है, वो आपको बचाने के लिए लिख रखा है हमने ना। स्प्लिट करना नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं, अपन सिग्मा एन की पावर 4 का फॉर्मूला भी लगा देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। अब इसमें अगर मुझे स्प्लिट करके निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा वो देखता हूँ ना। जब लगता हो कि सीरीज उस लिखे हुए रूल को फॉलो नहीं कर रही तो मैं क्या करूंगा, जो जनरल टर्म आएगी ना उनकी जो फैक्टर्स हैं उनको कंसेक्यूटिव कर दूंगा, उनको कंसेक्यूटिव कर दूंगा। उनको कंसेक्यूटिव करने से क्या होगा, उनको कंसेक्यूटिव करने से वो जो सीरीज है, ये जो सीरीज है उसको या तो मैं फर्स्ट वाले में कन्वर्ट कर लूंगा, जो मैंने अब तक 6 सवाल किए हैं। फर्स्ट अगर फैक्टर 2 होंगे तो फैक्टर कंसेक्यूटिव तो है, देखो आप मैं जो 6 एग्जाम्पल लिखाए हैं उन्हें पहले 3 एग्जाम्पल देखो, उन्हें फैक्टर क्या है, कंसेक्यूटिव है, 1 into 2 2 into 3। सेकंड वाले में देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5। थर्ड वाले में देखो 1 2 3 4 3 4। तो मैं इनको कंसेक्यूटिव कर दूंगा, और कंसेक्यूटिव करने के बाद या तो ये फर्स्ट वाली जैसी बन जाएगी, या सेकंड जैसी बन जाएगी, या थर्ड जैसी बन जाएगी। उन तीनों से कैसे भी बने मैं स्प्लिट करके सम निकाल लूंगा। आगे समझ में मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं भी और समझाता हूं आपको ना, हो सकता है बोलने से कम समझ में आया हो। पहले जनरल टर्म लिखता हूं मैं इसका ना, लेकिन ये हमारे उस रुके हुए रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए स्प्लिट अगर मैं करूंगा तो सर की बात सुनते हुए करूंगा, या तो सिग्मा लगा दूंगा, या अगर स्प्लिट करूंगा तो सर जो कह रहे हैं वो बात सुनूंगा और उसके बाद स्प्लिट करूंगा, अगर रूल को फॉलो नहीं कर रही होगी तो। अब हम हर टर्म के अंदर कितने फैक्टर हैं, तो पहले फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे ना। इस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या है, सेकंड का, थर्ड का, तो फोर्थ का क्या होगा, फिफ्थ का, एन का, ये आ गया। अब तो यहां देख लो भाई, कितना जोड़ों के सेकंड फैक्टर आ जाए, कितने जोड़ों सेकंड फैक्टर आ जाए, कितने जोड़ों एन 4 जोड़ दो। अब सेकंड फैक्टर में कितना ऐड करूं, 4, सेकंड फैक्टर में 4, सेकंड फैक्टर में 4, ऐसा। अब या तो मैं सिग्मा लगा दूंगा भाई, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालने का फर्स्ट मेथड। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास, सिंस Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, n बराबर 1 से लेकर n बराबर n तक भी करा दिया मैंने, सिग्मा Tn निकाल लिया, और सिग्मा Tn हमारे पास है ही सही ना, तो n बराबर 1 से लेकर n, और Tn हम निकाल सकते हैं n इंटू या n स्क्वायर प्लस 12n और प्लस 32। एक बार n को अंदर और मल्टीप्लाई कर दूंगा और सिग्मा करके अलग अलग लगा दूंगा। बच्चों काम तो चल जाएगा ना, अपना काम चल जाएगा अपना। अब हम चाह रहे हैं मैं तो स्प्लिट करके निकालेंगे सर, ऐसा बताओ आप करके ना, तो ये स्प्लिट करने में दिक्कत आएगी अपने को ना। स्प्लिट कर भी दूंगा मैं, उसमें आगे एक आगे वाला लिख दूंगा एक पीछे, तो टर्म कटेंगे नहीं है ना। तो उसमें क्या करो, जब आपको लगे कि वो हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रही
तो जनरल टर्म लिखने के बाद सिग्मा लगा दो, n की पावर 4 आया तो उसका भी फॉर्मूला जानते हैं, मतलब आंसर तो निकल ही जाएगा। हम स्प्लिट करके निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करो, इन फैक्टर को कंसेक्यूटिव कर दो, क्योंकि अगर ये फैक्टर कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, कितने फैक्टर हैं, अगर ये फैक्टर कंसेक्यूटिव हो गए तो ये सीरीज उन फर्स्ट 3 सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और उन फर्स्ट 3 का सम तो निकालना आता है अपने को। ये बात समझ रहे हैं? इनको कंसेक्यूटिव कर दो फैक्टर को, ये n है, n के बाद क्या लेके आ जाओ, n+1, उसके बाद n+2 लेके आ जाएंगे अपन। हमें कंसेक्यूटिव करना है फैक्टर को ना, फैक्टर्स को कंसेक्यूटिव कर देना है अपने को, तो फैक्टर्स को कंसेक्यूटिव कर दो आप। कैसे भाई, हमारे पास n लिखा हुआ है, हमें आगे क्या चाहिए, n+1 चाहिए, इसको एक सिंगल टर्म मान लिया हम, +3 लिख दो आप। हमें अब n+1 के बाद क्या चाहिए, n+2 चाहिए। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना, फैक्टर कंसेक्यूटिव। अब इसको मैं सिंगल टर्म मानूंगा और इसको मैं एक सिंगल टर्म मानूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 18 आ गया, सही मल्टीप्लाई किया है, गुस्सा मत करो मेरे ऊपर, है ना, सही। कई बच्चों के एकदम चेहरे चेंज हो जाते हैं एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या बता रहा है मतलब उनको समझ में भी आ रहा है लेकिन फिर भी तकलीफ होती है उनको, पता नहीं क्या बता रहा है। तो इंतजार, पेशेंस रखना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा। ये कंसेक्यूटिव हो गया, देखो फैक्टर हो गया ना। अब देखो इस n के बाद n+1 मिल गया, n+2 मिल गया। अब जब ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n तो है, मैं कोशिश करूंगा n के बाद आगे क्या है, n+1 आएगा। तो ध्यान से देखें इधर एक मिनट, ये n को लिख लिया मैंने, ये n+1 इंटू n+2 को लिख लिया। अब ध्यान से देखो, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो आप, ये 6n और 3n 9n, 6 6 12 18 30 30 को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो आप क्यों लिखा ऐसा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये n के बाद क्या बन जाएगा, n+1 बन जाएगा, n के बाद n+1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करा है मैंने, कुछ नहीं करा, मैंने तो मल्टीप्लाई करा है बस भाई। इनको ऐड कर लिया, 6n 9n तो 9n लिख दिया भाई, फिर 6 फिर 6 18 30 आ गया। 30 को मैंने 9+21 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब तो तीनों फैक्टर क्या आ गए, कंसेक्यूटिव आ गए। लेकिन जब ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम चाह रहे हैं n के बाद हमें n+1 मिलना चाहिए। तो 9n तो ऑलरेडी था, 30 को ब्रेक कर दिया हमने, 9+21 कर दिया, ताकि इट विल बिकम 9 इंटू n+1, और n के बाद मुझे n+1 मिल जाएगा। और जब n 21 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 21n बन जाएगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहां आ जाते हैं बनने, तो ये आ गया Tn इजिकल टू, यस आ गया। अब ये जो सीरीज थी ना, गिवन सीरीज, उसको हमने उन फर्स्ट 3 सीरीज में से 2 सीरीज जैसा कन्वर्ट कर लिया। देखो देखो ये सेकंड सीरीज बन गई 1 2 3 वाली। इनको तो स्प्लिट करना आता है हमें, कटेंगे भी सही। ये क्या बन गया, ये सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल बन गया है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 वाला, ये भी स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ स्प्लिट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 21 इंटू 1 21 इंटू 2 21 इंटू 3 20 इंटू 4 ऐसे बनता रहेगा। क्लियर नहीं हुआ? समझ में आया? जब भी लगेगा कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रही तो मैं जनरल टर्म निकाल लूंगा और सिग्मा लगा के आंसर निकाल लूंगा। या तो n की पावर 4 भी आएगा तो मैंने सिग्मा n की पावर 4 का भी फॉर्मूला लिखा रखा है आपको। आपको लगता है मैं स्प्लिट करके निकालूंगा, क्योंकि स्प्लिट करने में लिखने में समय तो लगता है, लेकिन वो कट जाते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाता है ना, तो वहां मुझे मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर मैं सिग्मा लगाऊंगा तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कॉमन ओमन लेना पड़ेगा ना, तो वहां टाइम लगेगा। यहाँ मुझे सोचना पड़ता है, और सोचने का मैंने तरीका बता दिया आपको कि अगर लगता है कि वो रूल को फॉलो नहीं कर रही तो उसका जनरल टर्म लिख लो आप, और जनरल टर्म लिखने के बाद उनके फैक्टर्स को कंसेक्यूटिव कर दो। n के बाद मुझे n+1 चाहिए, उसके बाद भी आगे n का फैक्टर आ रहा हो तो मुझे n+2 चाहिए,
उसके बाद भी आगे n का फैक्टर आ तो मुझे n+3 चाहिए, ये मुझे कंसेक्यूटिव करना है ना, ये मैंने ये भी कंसेक्यूटिव हो गए और ये भी कंसेक्यूटिव हो गए। अब इसको स्प्लिट करना आता है ना अपन को, उन सीरीज में इसको भी स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है, वरना चाहो तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, वरना लेकिन इसको स्प्लिट करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि ये तो 21 × 1, 21 × 2, 21 × 3 ऐसे बनता रहेगा ना बच्चों, और 21 कॉमन आ जाएगा, 1+2+3 बन जाएगा। समझ में आ गया? अब हम सम निकाल रहे हैं ना, अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका सम निकाल रहे हैं, तो Tn = n × n+1 n+2, एक फैक्टर आ गया n+3 और एक फैक्टर आ गया n-1। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 की जगह 9 लिखा हुआ है, n की जगह n लिखा हुआ है, n+1 की जगह n+1 लिखा, एक फैक्टर आ गया n+2 और एक फैक्टर आ गया n-1। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने? 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दो, और यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को, 21n आ गया बस। आगे समझ में? अब हम देख रहे हैं भाई, ये इसको एक बार और लिख दो चाहो तो, इसको मैं एक बार और लिख सकता हूँ, हालांकि लिखने में बड़ा टाइम लगेगा इसको ना, 1/4, इसलिए सिग्मा लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, सिग्मा से भी कर सकते हैं, अगर रूल को फॉलो नहीं कर रही हो डायरेक्ट सिग्मा से भी निकाल सकते हैं ना। ये अलग ब्रैकेट लगा दिया, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, n × n+1 × n+2 माइनस n-1 × n × n+1, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। हल्का सा छोटा कर देता हूँ उसको, और यहाँ कितना आ जाएगा? 21n। दिख रहा है ना बच्चों? पता ये अलग करते जाएंगे, मैं इनको 1 2 3 रखूंगा, ये अलग करते रहेंगे, ये अलग करते रहेंगे, और ये कटेंगे नहीं, ये जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो T1 निकालते हैं, मान लो अपन, मैं T1 निकालता हूं ना, रब कर दूं उसको, तो नोट कर लिया होगा ना। अब मैं इसमें T1 रखता हूं ना, तो बाहर क्या है? 1/4, n को 1 रखा मैंने, 1 रखने पर ये कितना आ गया? 1 2 माइनस, ये कितना आ गया? माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ लगाया ऐसे ताकि सिमेट्री दिखेगी, और वो कितना आ गया? 0 आ गया, और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद करा ताकि याद रहेगा ये सीरीज चल रही है, ये वाली सीरीज चल रही है ना। फिर प्लस साइन लगा दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगाया ताकि सिमेट्री रहेगी, फिर मैंने n को 1 लिखा, माइनस, और वो 0 आ गया वापस, फिर ये ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, और ये कितना हो गया? 21 × 1 हो गया। n को 1 रखा है ना हमने, क्योंकि बस n को 2 रख दो, अब दिक्कत नहीं आएगी अपने, n को 2, 1/4 मेंटेन है, 2 रखने पर कितना आ गया? 2 3 4 5, माइनस के नीचे मैंने माइनस लगाया, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट लगा दो, फिर 3 के नीचे 3 ब्रैकेट, 2 3 4 माइनस 1 2 3 प्लस 21 × 2, n बराबर 2 रख दिया सामने, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से ना, n बराबर 3 रख दिया हमने, 1/4 आ गया ना, तो 3 4 5 6, माइनस साइन के नीचे माइनस साइन, 2 3 4 5, यह आ जाएगा 2 3 4 5। मतलब मालूम पड़ेगा टर्म्स कैसे कट रही है, मालूम पड़ गया ना? मतलब इसको कॉपी कर दो आप, इन सबको मुझे ऐड करना है बस। जब इनको ऐड करूंगा
तो ये ब्रैकेट अलग ऐड कर रहे हैं अपन, इसको अलग ऐड कर रहे हैं और इसको अलग ऐड कर रहे हैं। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, अब इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, यहां जो आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद कुछ आएगा नहीं, इसमें यहां जो आएगा उससे ये कैंसिल हो, और यहां कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, यहां तो अपन ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है बच्चों, और अब समझ निकाल, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर चल रहा है, एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और माइनस क्या आया 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये तो ये वाला सम निकाल लिया हमने, इन सबको जोड़ दिया। अब +3 लिखा हुआ है, +3 को कॉपी कर लिया। अब इन सबको ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और वहां कितना बचा 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और एक 21 कॉमन ले लिया अपन, और वो कितना आ गया n इंटू, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ लगता हो मैं और सोल्व कर सकता हूं तो और सोल्व कर लो भाई, ये पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा, n इंटू n+1/2 वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा। ये स्प्लिट करके निकाला हमने। और अगर वो सीरीज उस रूल को फॉलो कर रही होती तो कुछ नहीं करना है, जनरल टर्म लिखना है, एक ग्रेटेस्ट के आगे वाला और एक लीस्ट के पहले वाला। और अगर वो रूल को फॉलो नहीं कर रही हो तो जनरल टर्म लिखकर या तो मैं सिग्मा लगा दूंगा, या उन फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा कंसेक्यूटिव कर दूंगा। और एक बार कंसेक्यूटिव हुए तो उसके बाद मुझे डिफरेंस में ब्रेक करके काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। क्लियर हो गया? एक सवाल लिख लें, घर से करके लाना है आपको इस तरह का, दोनों तरह से निकालेंगे आप, सिग्मा से भी निकालेंगे और ऐसे भी निकालेंगे, पूरी ईमानदारी से निकालना है आपको। मैं कितनी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, इतना पेशेंस रख के एक एक चीज लिख रहा हूँ, दिखे भी सही आपको, ढंग से समझ में भी आ जाए ना। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। पोस्ट जनरल टर्म इज, या पहले से लिख लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 135 प्लस 246 357। अब ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रही तो कोई बात नहीं है, तो फैक्टर को कंसेक्यूटिव कर दूंगा या सिग्मा लगा के लिख दूंगा, घर से करके लाओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं वरना। तो उसमें हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं ना। टाइप 3 में मैंने क्या सिखाया कि कई बार, ये लास्ट तरीका पढ़ रहे हैं टाइप 3 में अपन, कि समटाइम्स टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ गिवन सीरीज वी हैव टू स्प्लिट इट्स nth टर्म एज द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। ये लिखाया मैंने ना। उससे हमने ये देखा, अभी हमने जो सवाल किए इनमें तो अभी भी हमारे पास सिग्मा का ऑप्शन था, अभी भी हमने सिग्मा लगा दिया, या सिग्मा n की पावर 4 तक का फॉर्मूला हमारे पास है, तो अभी भी हम इनमें अगर स्प्लिट नहीं भी करते तो अभी सिग्मा लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो अपन सवाल करने वाले हैं उनमें सिग्मा नहीं लग सकता, उनमें हमें मजबूरी है कि हमें उनमें स्प्लिट करना ही होगा, है ना। तो अब लिखो आप, क्या लिखो आप, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। वो जो कल मैंने लैंग्वेज दिखाई थी ना आप, सेम लैंग्वेज है, बस वहां एक नई चीज नहीं आएगी, एक रेसिप्रोकल नया वर्ड आ जाएगा ना। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, to find the sum of first n terms of a series, to find the sum of first n terms of a series, each term of which consist of रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेसिप्रोकल नया वर्ड है बस, रेसिप्रोकल ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी। तो रेसिप्रोकल ऑफ जो वर्ड है नया है बस, बाकी कॉपी करना है अब आपको। ईच टर्म ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी एंड द फर्स्ट फैक्टर of the several terms are in the same AP, and the first factor of the several terms are in the same AP, and the first factor of the several terms are in the same AP.
बस अब प्रोडक्ट की जगह रेसिप्रोकल हो गया वो, है ना, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। जो भी वो फैक्टर ऊपर थे ना वो कहाँ आ गए, नीचे आ जाएंगे बस। अब लिखो, सवाल लिखो आप ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो फर्स्ट है 1/, उनको उल्टा कर दिया बस अपन ने, 2 × 3 + 3 × 4। सेकेंड 1/(1 × 2 × 3). बस उनका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, और क्या। पर ये भी उस रूल को फॉलो कर रही है ना। बस रेसिप्रोकल हो गया है, रेसिप्रोकल वर्ड नहीं आया था हमारे पास। अब यहाँ क्या है, इनमें तो मजबूरी है हमारी है ना, इनमें सिग्मा लग ही नहीं सकता, क्योंकि अपन सिग्मा 1/n का फॉर्मूला नहीं जानते अपन। सिग्मा 1/n का, यानी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये फॉर्मूला नहीं जानते अपन। वो तो 1 + 2 + 3 + 4 का फॉर्मूला जानते हैं, 1², 2², 3² का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ तो सिग्मा लगेगा ही नहीं, तो यहाँ तो मजबूरी है कि हमें स्प्लिट ही करना होगा किसी भी तरह से। और स्प्लिट करने के बाद जब ऐड करेंगे टर्म्स कटती जाएंगी और हमारा काम चल जाएगा। इसमें अपन एक तो ये वाला करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक 2 फैक्टर वाला, एक 3 फैक्टर वाला और एक 4 फैक्टर वाला, ताकि पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी ना। ठीक है बच्चों, तो पहले 2 फैक्टर वाला करते हैं अपन, ये वाला पहले, ये वाला कर रहे हैं अपन 2 फैक्टर वाला, फिर 3 फैक्टर वाला करेंगे, फिर 4 फैक्टर वाला कर लेंगे। तो पहले कर रहे हैं अपन 4th वाला एग्जाम। नोट कर लिया होगा सारा आपने ना। तो पहले 4th वाला कर रहे हैं अपन। 4th वाले को मैंने दोबारा लिख दिया है, 4th वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन। 1/3 × 5, 1 × 3, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या लिखूंगा बच्चों में, जनरल टर्म। ऊपर सब में क्या आ रहा है, एन टर्म के अंदर भी क्या आएगा। अब हर टर्म के अंदर नीचे कितने फैक्टर हैं, एन टर्म में भी कितने फैक्टर आएंगे। तो पहले फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे, कि फर्स्ट फैक्टर 1 है, इसका फर्स्ट फैक्टर 3 है, इसका फर्स्ट फैक्टर 5 है। तो एन टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, 2n - 1। समझ में आ गया बच्चों। भाई फर्स्ट टर्म के अंदर 1 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है, हमें इसका एन टर्म निकालना है, निकाल सकते हैं अपन। तो आ गया 2n - 1, ऐसा आ गया। अब सेकंड फैक्टर कैसे आएगा, 2 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 2 जोड़ दो, फर्स्ट फैक्टर में 2 जोड़ दो। देख भी रहे हैं अपन, चेक भी कर रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है ना। और मैं तो हर बार बोल रहा हूं, इस पर विश्वास मत करो, इस पर रख के भी देखो एक बार। गलती होने की संभावना ही 0 कर रहे हैं अपन, तो सोच के भी लिख रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे, फिर भी चेक कर रहे हैं एक बार। तो n = 1 लिखा, आ गया 1/1 × 3, 2 लिखा था 3 × 5 आ गया। अब इसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ तो सिग्मा लगा भी नहीं सकते। अगर ये ऊपर होते तो सिग्मा लगा देते, और सिग्मा n² और सिग्मा n का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे, वहां क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट के आगे वाला लिखते हैं और एक लीस्ट के पहले वाला। यहां क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर हैं, कभी नीचे 2 फैक्टर आ सकते हैं, कभी नीचे 3 आ सकते हैं, और कभी 4 आ सकते हैं। तो चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, उनमें एक ग्रेटेस्ट होगा और एक लीस्ट होगा। तो पहले आपको छोड़ना है ग्रेटेस्ट वाला फैक्टर, चाहे काउंटिंग 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आपको पहले छोड़ना है ग्रेटेस्ट वाला फैक्टर। ग्रेटेस्ट वाला फैक्टर छोड़ दो, तो छोड़ दो तो क्या बचा भाई, ये बचा, ग्रेटेस्ट फैक्टर को छोड़ दिया मैंने।
समझ रहे हैं बात? अब छोड़ना है लीस्ट वाला। भाई इसको छोड़ दूंगा तो ये बचेगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये बचेगा। अब मुझे क्या लाना है डिफरेंस में, मैंने लगा दिया बीच में माइनस साइन। अब मुझे बस इतना सा और देखना है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है क्या, ये मुझे देखना है। अब इसका एलसीएम लो आप। इसका एलसीएम लेने पर क्या इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम आएगा बच्चों? यस। एलसीएम लेने के बाद इसका न्यूमरेटर क्या आएगा बच्चों बताओ? एलसीएम लेने के बाद इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 आएगा। जबकि यहां कितना है? 1। तो उस 2 को 1 कैसे बनाऊं? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हाफ से मल्टीप्लाई कर। समझ में आ गया बच्चों? इतनी सी बात समझनी है अपने को, बस एक बार छोड़ना है ग्रेटेस्ट वाला फैक्टर। छोड़ दिया भाई, ये बचा इसको लिख दिया। एक बार छोड़ना है लीस्ट वाला, उनके बीच में लगा दिया माइनस साइन। एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसका इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में क्या आया? 2 आया। 2 ही तो बचा, और हमें कितना चाहिए था? तो उस 2 को 1 कैसे बनाए? 1/2 भाई इसको सोल्व करूंगा ना मैं अगर, तो ये क्या आएगा? 2/2n - 1 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, और दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तसल्ली कर लिया हमने, दोनों सेम है। क्लियर हो गया? बताओ इसको n को 1 2 3 रखना स्टार्ट कर दो, कम कट जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। बस n को 1 2 3 रखना स्टार्ट कर दो। कंफर्म कर लिया हमने भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया हमारे ना? n को 1 रखो आप। 1 रखने पर ये कितना आ गया? 1 आ गया भाई, ये 3 आ गया ना। बार बार सोचना नहीं पड़े। इसके पहले देख लो भाई, इन दोनों में 2 का अंतर है, तो जो भी आएगा उससे 2 ज्यादा हुआ आएगा, ताकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा अपने को। अब n बराबर 2 रख दो, 1/2। 1/3 आ गया, ये 1/5 आएगा ना। फिर n बराबर 3 रख दो, ये 1/5 आ रहा है, 1/7 आएगा। मालूम पड़ गया टर्म कैसे कट रही है? मालूम पड़ गया सब? तो सब अगर लगे मालूम नहीं पड़ रहा, थोड़ा इंतजार करना पड़े, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म लिखो। चाहे 4 लिखनी पड़े, 8 लिखनी पड़े, मतलब 10 लिखनी पड़े, 10 लिखो आप। जब तक कंफर्म नहीं हो जाए कि टर्म्स किस तरह से कैंसिल हो रही हैं, तब तक लिखते जाओ आप। तसल्ली हो गई है मेरा कैसे कट रही है। और जब इनको ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पहले यूं कैंसिल हो रहा था, आ रहा है आपको याद? पहले यूं कैंसिल हो रहा था, अब यूं कैंसिल हो रहा है, अब ऐसे कैंसिल हो रहा है ना? अब ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, यानी यहां जो होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। Therefore SN is equal to 1/2 बाहर चल रहा है, और ये कितना आ गया? 1 - 1/2n + 1 आ गया बच्चों समझ में? इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपसे ये पूछें, वो अगर आपसे वो ये पूछें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n बराबर 10 रख दूंगा सर मैं। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, n बराबर 100 रख दूंगा। सम ऑफ 1000 टर्म्स, सम ऑफ 1 करोड़ टर्म्स, 1 करोड़ रख दूंगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, व्हाट इज द आंसर? 1/2। आंसर इज 1/2। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, अगर हम n को बढ़ा रहे हैं ना, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, लेकिन n को बढ़ाने से ये डिनोमिनेटर लगातार क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालूंगा तो n विल बिकम वेरी लार्ज, और वो लार्ज की वैल्यू पता भी नहीं है भाई। अगर वो बोले 1 करोड़, तो भाई n की जगह 1 करोड़ रख देंगे भाई, तो नीचे आ गया 1/2 करोड़ + 1 आ गया भाई। तो वो तो निकाल सकते हैं ना अपन। लेकिन अगर वो बोलेंगे इनफाइनाइट टर्म्स, तो भाई इनफाइनाइट तो पता ही नहीं है, बस ये पता है वो तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जिसे मैं n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बोलूंगा, इट विल बिकम वेरी लार्ज। और व्हाट इज 1/, वेरी लार्ज? वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि लिखने में शर्म आएगी, इसलिए उसको लिखते ही नहीं अपन। और क्या बोल देते हैं उसको? 0 बोल देते हैं अपन। तो therefore S infinity will become, therefore S infinity will become कितना आ गया? हाफ आ गया आंसर। ये समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें एक चीज देखो आप, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता, मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता है ना, मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा, और S infinity निकालना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता तो कितना आता? 1/2 की जगह 1/2, ये 2n + 1 आ जाता, तो 2n/2n + 1 आता है। सही बोल रहा हूं बच्चों? और ये सिंप्लीफाई करने पर ही ऐसा आ जाता है। अब अगर वो बोलते हैं कि 20 टर्म का सम निकालो,
तो 20 टर्म का सम मैं यहां से निकालूं यहां से निकालूं एक ही बात है। 30 टर्म का सम यहां से निकालो यहां से निकालो एक ही बात। 1 करोड़ का सम यहां से निकालो यहां से निकालो एक ही बात। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना है, तो लगेगा सर ऊपर भी इन्फिनिटी है और नीचे भी इन्फिनिटी। वो यहां से निकालना आसान था हमें, नहीं फटाफट महसूस हुआ ना, एकदम जल्दी महसूस हुआ, मतलब ने फटाफट रियलाइज कर पाया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया आपने, हाँ भाई सर इन्फाइनाइट लिखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड दैट इज 1/वेरी लार्ज इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, फटाफट आंसर 1/2 आ गया ना। अब अगर मैं ऐसे लिख लूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी। तो ध्यान से देखिए, अपन सोचेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे इसको। हमने जब पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाए थे ना, तो मैंने वहां बताया था आपको कि जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है ना वो डोमिनेट करता है। उस हाईएस्ट डिग्री की टर्म की जो वैल्यू आती है वही पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है। अब हम बात कर रहे हैं कि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो n बहुत बड़ा नंबर है, और अगर n बहुत बड़ा है तो देखो ऊपर तो n लिखा हुआ है, ऊपर तो ये एक सिंगल टर्म है, नीचे डोमिनेटिंग कौन सा है भाई, n इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। तो अगर n इन्फिनिटी है तो 2n और 1 में डोमिनेटिंग कौन है, 2n। अब 2n के सामने 1 तो बेचारा है ना भाई, ये तो n तो इन्फिनिटी, 1,00,000 करोड़ भाई, अपनी क्षमता ही इतनी है जीवन में 1,00,000 करोड़ रुपए आ जाए बस अपने को, इससे ज्यादा सोच नहीं है अपनी, है इससे ज्यादा, बताओ फिर कितनी है, बोल के बताओ ना फिर उसको, सोचने से क्या होता है। मैंने बता दिया भाई 1,00,000 करोड़ बस, ठीक है, जिससे काम चला लेंगे। अब आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप बताओ, उसको फिगर को बोल के बताओ। मैंने फटाफट बोल दिया ना 1,00,000 करोड़। अब वो तो इन्फिनिटी तो क्या है, उससे ही बड़ा है, तो हम देख रहे हैं जब n इन्फिनिटी है ये डोमिनेटिंग है, यानी इसके सामने ये क्या है, बिल्कुल शर्म आ रही है मतलब लिखने में भाई, 1,00,000 करोड़ के सामने 1 रुपया, बेकार है ना मतलब वो तो यानी अल्टीमेटली नीचे क्या लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है n और नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, 1/2 इज द आंसर। फिर हम ऐसे सोचेंगे उसको, हम नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब उसको ना, यहाँ पे तो नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको ना भाई, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना वो, भले वो 1 करोड़ होगा 1,00,000 करोड़ होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन नेग्लेक्ट कर, इतना छोटा आएगा वो, उसको लिखेंगे नहीं, और ये इन्फिनिटी पर ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि 1 लिखना ही बेकार है। तो वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास n/2, आंसर 1/9। अगर मान लो कभी ये लिखा हुआ ऐसे, ये मान लो SN है और मुझे S इन्फिनिटी निकालना हो, S इन्फिनिटी निकालना हो, व्हाट इज द आंसर 1, क्योंकि ऊपर n लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे n लिखा हुआ है, n+1 का +1 को गायब कर दिया मैंने, और नीचे n-1 में उसमें ये 2 को गायब कर दिया और यहाँ -1 को गायब कर दिया, नहीं आ रहा समझ में। इनफैक्ट अगर ऐसे भी लिखा हो ना, ऐसे भी लिखा हो, मैं तो कह रहा हूं, अब मुझे n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 1। भाई इन्फिनिटी तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है वो तो, कि मैं जो भी लिखूंगा ना, हम सब मिलके भी सोच लेंगे ना, उससे बड़ा है, तो इसके उसके सामने तो ये क्या है, नेग्लेक्टेड है, ये भी नेग्लेक्टेड है, तो ऊपर n डोमिनेटिंग है नीचे n डोमिनेटिंग। हाँ अगर यूं आ जाए लिखा हुआ हाफ, समझ में आ गया आप, और ऐसा लिखा हुआ आएगा तो कोई दिक्कत, जब तो इसका मतलब जब भी हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना हो, इसको सिंप्लीफाई मत करो आप, सोचना, और सिंप्लीफाई कर भी लिया तो भी मैंने समझा दिया आप, तो भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर आपको करके लाने हैं दोनों, बाकी करके लाने हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको, हमको डिस्कस कर लेंगे फिर, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं अपन। होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है ना, होमवर्क में सीक्वेंस की शीट दे दो मुझे, 1 मिनट, शीट होगी ना सीक्वेंस की, इसमें लिखें आप, कोई भी बात दोबारा देखनी हो घर जाके आपको, उसको घर जाके दोबारा देखा करो आप, है ना। होमवर्क करने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है वो चीज, अगर हमें लगता है कोई स्कोप है कि घर जाके दोबारा देखना है, उसको घर जाके दोबारा देखा करो, क्योंकि वो सीखने वाली चीज अगर एक बार छूट गई ना, कभी समझ में नहीं आएगी वो, आज अगर छूट गई तो कल समझ में नहीं आएगी, सवाल तो कल दोबारा हो जाएगा लेकिन वो चीज दोबारा समझ में नहीं आएगी। इससे कभी अगर स्कोप लगता हो भाई घर जाके मुझे देखना है, तो उसको एक बार जरूर देखें आप, है ना। होमवर्क का सवाल भले एक कम हो जाए ना, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें हमें एक तो E4 करना है, पार्ट 1 शायद इसके बाद थोड़ा बचा रहेगा ना, पार्ट 2 में आ गए हम, पार्ट 2 के अंदर हम आ गए, इसमें E3 करना है,
एक ये करना है कंप्रेशन नंबर 4, पार्ट 4 है ना। इसको मैंने पढ़ाया आपको मेथड ऑफ डिफरेंस, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके देखें इसको ना, और उससे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सेकंड भी कर सकते हैं, 4 करना है, 5 शायद हम कर चुके हैं ना। फर्स्ट हम कर चुके, सेकंड हम कर सकते हैं, फोर्थ कर लिए क्या हमने? फिफ्थ कर लिए शायद है ना, फिफ्थ कर लिए क्या? सिक्स, ये करके लाने हैं आपको ना इन सवालों को। डीबीपी में वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है ना, आपको लगता है कि वह ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मैं अटेम्प्ट करके रख सकता हूँ, तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना। आपको लगता है मैंने काम कर लिया, मेरे पास काम की कमी है, तो डीबीपी के जो सवाल है, नेक्स्ट डीबीपी आ रही है, उसके सवाल कर सकते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री के छोड़ दो, है ना, एक दो डीबीपी के सवाल करके लिख लो आप। कम करना तो आपको पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना, वो करना आपको ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ये शीट ले लो।